ए बी सी और डी, चार पार्टनर्स हैं, चारों ज्वाइंटली प्रॉमिस किए हैं किसको, एफ को कितना देने के लिए, 6 लाख रुपए पे करने के लिए। होता क्या है कि बाद में बी और सी जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो बी और सी अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो अब बचा कौन, ए और डी। वहीं पे जो ए है वो अकेले पूरा पैसा पे करता है, लेकिन सी जो है वो सिर्फ 50,000 रुपए ही दे पाता है, और डी भी एक भी रुपए नहीं देता। मतलब कोई भी पार्टनर एक भी रुपए नहीं देता। सी जो इंस्टॉलमेंट है वो 50,000 रुपए देता है, और सारे अमाउंट यानी कि कितना हो गया, 5,50,000 जो है वो कौन बियर करता है, वो बियर करता है आपका ए। तो बोला कि अब ए कितना रिकवर कर सकता है, डी से। तो सोचिए 5.5 लाख वो पे किया है अपने तरफ से, तो उसको इक्वली वो बियर करके इक्वल और रिकवर कर लेगा इससे, डी से। हो गया। अब इस चीज को लिखना कैसे है, लिखना आपको इस तरीके से है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द ज्वाइंट प्रोमिसर, मतलब है क्या उस चीज को आपको लिखना है, और इन जो भी बातें हुई है उन सारे को लिख देना है। अभी सोचेंगे कि लिखना है कैसे, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि लॉ में आपको आंसर कैसे देना है। यहाँ पे प्रोविजंस और डायरेक्टली कंक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ए जो है वो 5.5 लाख बाई 275 आई थिंक वो रिकवर करेगा डी से। आगे आइए, आर जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, वो 130 दिन इंडिया में रह भी चुका है, मतलब रेजिडेंट भी है इंडिया का। वो मिस्टर एस जो कि फॉरेन है उसको नॉमिनी भी वो बना चुका है, और वो जो नॉमिनी है वो भी 125 डेज इंडिया में रह चुका है। अब सुनिए, आर जो है क्या वो एलिजिबल है ओपीसी क्रिएट करने 1% कंपनी के, तो 1% कंपनी के लिए कोई भी रेजिडेंट एलिजिबल होता है, तो हाँ वो एलिजिबल है। लेकिन क्या वो मिस्टर एस को एमओए में नाम दे सकता है एज ए नॉमिनी, तो सुनिए एमओए जो होता है ओपीसी का उसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन को ही दिया जाता है, कोई फॉरेनर को नहीं दिया जाता। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। अब रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी के साथ कब पास होता है, कभी कभी क्या होता है, इस चीज को आपको लिखना है कि सेलर को जब पेमेंट नहीं मिलता है, मतलब अनपेड सेलर होता है, तो रिस्क जो है वो में भी खुद के पास भी रहता है, सामने वाले को भी दे देता है। तो रिस्क कब कब पास होता है, सुनिए जब एक सेलर गुड्स को ट्रांसफर कर चुका है और उसको पेमेंट मिल चुका है, तो रिस्क किसका होगा, बायर का। मतलब यहाँ पर रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी के साथ हमेशा पास होती है। वहीं दूसरी पर अब अगर कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए, अगर आप सामान खरीदे एज ए बायर और गुड्स लॉस्ट हो गए, तो उसमें एक्सपेंसेस कौन बियर करेंगे, आप। रिस्क प्राइम ऑफ रिस्क का मतलब ही होता है कि लायबल कौन होगा। अब एज ए सेलर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे सामान भेजा हो, ठीक है, और बिफोर द टाइम अगर वो गुड्स के साथ कुछ गलत हो जाता है, मतलब गुड्स लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कौन उसका लॉस बियर करेगा, सेलर। तो इस चीज को आपको देखना है कि रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। ये ये जो है रिस्क कैसे प्रॉपर्टी के साथ पास होती है, कभी कभी नहीं भी पास होती है, जैसे कि सामान चला गया लेकिन रिस्क जो है वो नहीं जाता है, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में नहीं जाता, तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रॉपर्टी के साथ कब कब पास होगा और कब कब नहीं। अब एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अब ये तो जानते हैं आप, रेसेशन, नोवेशन, अल्टरेशन, और एक है रेमिशन, इन सबको आपको लिखना है। इन चीजों में आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ केसेस में डेथ हो जाता है किसी एक का, तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई सरकार ऐसा लीगल प्रोसीजर ऐसा पास करती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया जा सकता, तो नहीं किया जाएगा। अगर कुछ इम्पॉसिबल इवेंट या नेचुरल कैलामिटी ऐसा हो जाती है तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी केसेस हैं। अब कह रहा है कि एलएलपी जो है वो देता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी। इसके पास तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी का फीचर है, जैसे कि देखिए। और दूसरी तरफ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्ट्रिक्ट है, कैसे कि मतलब इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये कह रहा है कि किस तरह से एलएलपी जो है वो मदद किया है, इसके अंदर कंपनी का भी फीचर है, और वहीं ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है जिसमें स्ट्रिक्ट किया जाता है कि एक अगर कोई एक्ट करे तो सारे लायबल होंगे, इन सब दोनों को ये कैसे जो है वो एक साथ लेकर चलता है। तो जरा सुनिए, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है एलएलपी में, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता, किसी एक एक्ट के लिए सभी लायबल नहीं होंगे, ये एक कंपनी की तरह काम करने लगता है, लेकिन वहीं पे प्रॉफिट ये शेयर करता है, ठीक है। तो वो चीज क्या होता है, वो एक पार्टनरशिप का फीचर है, क्योंकि कंपनी में तो आपको है जो वो शेयर पे जो है आपको डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये प्रॉफिट ही देगा, तो प्रॉफिट देता है तो क्या हो गया फीचर, वो पार्टनरशिप का हो गया। और अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी कर देता है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी को हटा देता है, आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू योर कंट्रीब्यूशन, जितना आप कंट्रीब्यूट किए हैं। मतलब दोनों फीचर होता है एलएलपी में, ये चीज आप जानते होंगे, इतनी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डिफाइंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से अधिक इंसान एक एग्रीमेंट में आते हैं, when two or more than persons comes in an agreement to perform a business or to form a firm, टू फॉर्म अ फर्म, कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जब दो आदमी एक साथ आते हैं, म्यूचुअल एजेंसी फॉर्म होती है। दूसरी चीज को कहते हैं
पार्टनरशिप, वो कह रहा है कि एलिमेंट्स को बताइए, तो 2 और मोर पर्सन्स, म्यूचुअल एजेंसी आप लिख सकते हैं, एग्रीमेंट होनी चाहिए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। इन सभी को लिख कर किसी दो को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये आई थिंक दिसंबर 21 में आया था। आगे देखिए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर, मतलब कौन जो है वैलिड है कौन इनवैलिड है। तो देखिए, एक जो है वो 16 साल का है, वो लोन लिया, यही सब समझिए, ये तो माइनर है, और पर्सनल चीज पर पर्सनल पर्पस के लिए वो लोन लिया है, तो ठीक है। और कुछ महीनों के बाद क्या होता है कि वो बड़ा हो जाता है और वो पैसे नहीं देता है, तो जब पैसे नहीं देता तो लेंडर उस पर केस करता है। तो क्या ये सही है, ये वैलिड है? देखिए इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड अब एनिशियो, ये वर्ड आप सुने होंगे, ये सेंटेंस आप सुने होंगे। तो ये शुरू से ही, अगर आप माइनर से जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 16 साल का वो था, 18 साल का नहीं था, तभी से ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया था अब एनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही, जैसे ही बना। तो क्या वो वैलिड है? नहीं, ये इनवैलिड है। ओके, अगला देखते हैं कि जे कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर के एट फॉरेन पोर्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है के से फॉरेन पोर्ट पे। जे का गवर्नमेंट, जे गवर्नमेंट आफ्टर वार डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री विद द पोर्ट इज सिचुएटेड। अब वार वाली सिचुएशन हो गया, मतलब ये इम्पॉसिबल वाला हो गया था। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फुलफिल, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया गया। अब हम किसी से, सामने वाले से हम कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, दूसरे देश वाले से। अब हुआ क्या कि अब दुश्मनी हो गई दोनों देशों में। तो के वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जे, तो क्या केस भी हो सकता है। देखिए अब ये वैलिड तो रहा नहीं, क्योंकि वार जैसे ही हो गया तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। अभी इम्पॉसिबल हो गया तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का आप जो है वो कंसेप्ट सुने होंगे। डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड, अनपेड सेलर का क्या क्या राइट्स है। वो प्राइस के लिए आपको सू कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए सू कर सकता है, अपना डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर आप डिटोरियरेशन के लिए आप खुद जिम्मेवार है, बायर जिम्मेवार है, तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। और क्या क्या कर सकता है, अनपेड सेलर गुड्स को स्टॉप कर सकता है, अगर उसको पैसे नहीं मिले और उसको लग रहा है ऐसा कि पैसा नहीं मिलने वाले हैं, तो वो गुड्स के पोजेशन को ले सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, वो रीसेल भी कर सकता है। मिस्टर एम इज वन ऑफ 4 पार्टनर्स इन एक्स वाई इंटरप्राइज, एक्स वाई इंटरप्राइज में एम जो है एक पार्टनर है। फिर क्या होता है, ही ओवेज सम ऑफ 6 करोड़ टू हिज फ्रेंड मिस्टर जेड, मिस्टर जेड को 6 करोड़ रुपए दिए हैं, विच ही इज अनेबल टू पे ऑन ड्यू टाइम, नहीं दे पाए मिस्टर जेड, विच इज अनेबल टू पे ऑन टाइम। फिर क्या होता है, सो देखिए ये जो थे मिस्टर एम, वो कितने लाख रुपए लिए थे अपने फ्रेंड से, वो लिए थे 6 करोड़, अब दे नहीं पा रहे हैं उनको 6 करोड़, तो वो क्या बोले कि चलो तुम मेरा शेयर ले लो, मतलब मैं जो इसमें एक्स वाई इंटरप्राइज में काम करता हूँ उसमें तुम मेरा जगह ले लो। तो क्या ऐसा कर सकते हैं वो? हाँ देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तो अलाउ है पार्टनरशिप फर्म में। यही पूछ रहा है, कैन मिस्टर एम वैलिडिटली, मतलब आराम से वो वैलिड तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं एज ए सेल। हाँ, जो इंटरेस्ट है उसको वो सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात कर रहा है कि व्हाट वुड बी द राइट्स, क्या क्या उसका होगा। तो देखिए राइट्स, जो अब आप किसी ट्रांसफरी को वहां पे लाते हैं तो उसके लिए राइट्स जो है उसको तो एक तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा और बुक्स इंस्पेक्ट करने की, बाकी जो मेजर मेजर डिसीजन ये सब होते हैं उन सब चीजों में जो मिस्टर एम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर से सुनिए, क्वेश्चन क्या था कि एम जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वो खुद 6 करोड़ रुपए लिए थे मिस्टर जेड से। अब जेड को पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो बोले कि मेरा जो है वो शेयर तुम ले लो मेरे फर्म में, उनका जगह वो ले लिया, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिए। तो ट्रांसफर तो कर दिए, तो क्या क्या वो ले सकता है, तो पार्टनर तो वो है नहीं, वो तो ट्रांसफर ही है, तो उसको क्या क्या मिलेगा, एक तो उसका प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा मोड़ा बुक का इंस्पेक्ट वो कर पाएगा, बाकी किसी भी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए, सोनल जो है वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और सेल्स गर्ल से कहती है कि एक डायमंड बैंगल दिखाओ विद रुबी स्टोन्स, रबी स्टोन्स की वो डिमांड कर देती है पहले। अब सुनिए क्या होता है, ज्वेलर जो है वो ज्वेलर क्या कहता है कि बहुत सारे डिजाइन है लेकिन रेड स्टोन्स, बट विद रेड स्टोन्स, कि सिर्फ रेड स्टोन्स के साथ है, रबी स्टोन्स के साथ नहीं है। ठीक है, रेड स्टोन्स है, रबी स्टोन्स नहीं थे उसके पास। इफ शी चूज फॉर हर सेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड बैंगल्स विद रेड स्टोन दे विल रिप्लेस, बोला कि अगर आप कुछ भी जो, ठीक है, रबी स्टोन्स का तो वो डिमांड की कि मुझे चाहिए, तो सेलर क्या बोली, मान लीजिए सेलर जो थी सेल्स डिजाइनर, वो बोली कि नहीं वो तो नहीं है, रबी स्टोन्स नहीं है लेकिन रेड स्टोन वाला है, ठीक है, और मैं इसको आपको बनाकर दे दूंगी। और क्या बोली कि इफ शी चूज फॉर हर सेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड बैंगल विद रेड स्टोन दे विल रिप्लेस रेड स्टोन विद रूबी स्टोन्स। बाद में बोली कि ठीक है, कि अगर वो स्पेशल डिजाइन चाहती है तो बाद में वो रिप्लेस कर देंगे।
बट फॉर द रूबी स्टोन्स, लेकिन बाद में जो वो चेंजेस चाहती है रूबी स्टोन बाद में बनवाना, उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। सोनल बोली कि ठीक है, बाद में ही आप करेंगे तो कोई बात नहीं है, मेरे को ये डिजाइन बना दीजिए, लीजिए, एक्स्ट्रा पैसा वो पे कर देती है। ठीक है, अभी नहीं है, रूबी स्टोन होगा बाद में, आप लगा दीजिएगा। द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक अ वीक लेटर, कहता कि ठीक है, पैसे दे दीजिए, एक हफ्ते के बाद आप आइए, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। जब वो आती है तो वो आफ्टर अ वीक टू टेक, जब वो डिलीवरी लेने आती है, अपना बैंगल मतलब लेने आती है, फिर वो उसे पता चलता है कि रूबी स्टोन्स के कारण डिजाइन जो है वो एकदम डिस्टर्ब हो गया। अब बताइए, वो पेमेंट तो पहले ही कर चुकी थी। अब सुनिए, नाउ सी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अरे कि अब तो तुम रूबी स्टोन बाद में लगाने के लिए बोल रहा था, अब तो बाद में लगाया तो बिल्कुल तो खराब कर दिया तुम, तो मेरे पैसे तो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। लेकिन जो वहां पे सेल्स मैनेजर था वो डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। पूरा केस समझिए आप। वो गई कि मुझको रबी स्टोन्स का जो है, मुझे जो है वो बैंगल चाहिए। वो बोला कि अभी नहीं है, थोड़े दिन के बाद आइए, मैं आपको उसको लिए दे दूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करके। वो बोली कि ठीक है, ये लीजिए पैसे, आप दे दीजिएगा। लेकिन जब वो रिटर्न हो गया तो उसको पता चला कि ये तो और बेकार हो गया यार, रबी स्टोन लगा दिया तो वो पैसे को जो है वो रिकवर चाहती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है वो बोले थे रूबी स्टोन लगाने को। तो सुनिए, वो पेमेंट जरूर की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या पूरी तरीके से फुलफिल हो गया था? नहीं हुआ था। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वो एक तरह से हुआ था, यूनिलेटरल था। ठीक है, एक ही परफॉर्म किया था। तो इस चीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। मतलब ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ये एग्रीमेंट टू सेल था। सेल तो था ही नहीं। अगर सेल होता तो उसी टाइम वो अपना गुड्स लेकर चली जाती। ये क्या था? एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल में आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, किसी को आप उस चीज से बिंड नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो सोनल को पैसा इसको पे करना पड़ेगा। ओके, रीजंस वेदर सोनल क्या वो रिकवर कर सकती है? हाँ, बिल्कुल रिकवर कर सकती। क्यों? क्योंकि ये तो एग्रीमेंट टू सेल था, सेल तो था ही नहीं। एक्चुअल जब सेल हो जाता है तब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। अब सुनिए, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दिस सेल। अब देखिए, कह रहा है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। आपका आंसर क्या होगा? देखिए, एक्स्ट्रा तो वो चार्ज नहीं कर सकता। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन, तो चेंज कर देगा, फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अरे भाई, तुम ऑलरेडी पैसे ले चुके हो, तो ये तुम्हारी कहानी है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल था, सेल तो था ही नहीं। तो इसके लिए जो है वो ऐसा नहीं कह सकता। व्हाट डू मीन बाई टर्म कैपिटल? कैपिटल क्या है? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कंपनी फॉर्म, किसी भी चीज के लिए कंपनी के लिए ही होता है कैपिटल। तो उसको क्या कहेंगे हम? जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो आपको पता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि मेमोरेंडम में लिखा होता है। तो ऑथोराइज्ड अब उसी का टाइप होता है पार्ट ऑफ ऑथोराइज, जिसे हम कहते हैं इजूड कैपिटल। ऑथोराइज के बाद आपका आता है, क्या आता है? इजूड कैपिटल आता है। हाँ, इजूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद अनसब्सक्राइब कुछ। तो ये सारे जो है वो पार्ट्स, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, ये कैपिटल के हैं। समझ गए? मतलब टाइप्स ऑफ कैपिटल आपको पूरा नीचे दिखा देना है। सब्सक्राइब, इजूड, अनसब्सक्राइब, जितने भी हैं सारे। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए और बाद में किसी हैपनिंग, नॉन हैपनिंग या कोई नेचुरल जो है वो इवेंट्स के कारण या किसी भी चीज के कारण उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब वो पहले तो बढ़िया था, कॉन्ट्रैक्ट था, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली फॉर्म बट दियर आफ्टर बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करने का, उसे कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि देखिए, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि मैं पेंट बना दूंगी। ए बोलती है बी से कि मैं तुमको तुम्हारी पेंटिंग बना दूंगी, लेकिन ए मर जाती है पहले ही। तो ये क्या हो गया? ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, अभी पहले ही इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे से बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप जो है इम्पॉसिबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ओके, subject to agreement by partner, state that rules should be rule, state the rules। सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो पार्टनर्स का होता है उसमें आपको बताना है क्या क्या रूल्स होते हैं जो कि ऑब्जर्व किया जाना चाहिए एक पार्टनर्स इन सेटलिंग द अकाउंट्स ड्यूरिंग द आफ्टर द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद क्या क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो वो जितने भी आपको आप डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप पढ़े होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बनता है, तो उसमें क्या होता है? एसेट्स को सेल किए जाएंगे, जितने लायबिलिटी होंगे आउटसाइडर उसको सेटल किए जाएंगे। फिर उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर पार्टनर्स जो लोन दिए होते हैं उनको सेटल करना। उनके बाद भी कुछ बचता है तो फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो प्रॉफिट बचता है उनके कैपिटल में। और अगर कोई पार्टनर्स मर चुका है, अगर पार्टनर भी, तो उसके जो है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको मिल जाएगा।
समझ गए? ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद क्या क्या होना चाहिए, कैसे अकाउंट सेटल होगा, उसके बारे में लिखना था। आगे आइए सी देखिए, बीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, और उसी का जो है सब्सिडरी है केएल प्राइवेट। बीसी क्या हो गया, बीसी आपका होल्डिंग हो गया, ये केएल क्या हो गया, ये सब्सिडरी हो गया। और दोनों कितना कितना 90,000 और 70,000। 90,000 किसका है, ये एच का है, और ये जो 70,000 है वो केएल का है। वो दोनों कितने किस में, पीक्यू लिमिटेड में वो शेयर्स हेल्ड करते हैं। ठीक है, दोनों 90,000 और 70,000 इसमें हेल्ड करते हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यू इज 3 लाख, यानी कि 30 लाख तो वो अमाउंट में लिखा हुआ है, लेकिन इसके एक्चुअल कितने शेयर्स हैं, 3 लाख इक्विटी है। 3 लाख इक्विटी है, और इन दोनों को अगर आप सम देखें तो कितना हो गया 97,160, मतलब 50% से प्लस हो जा रहा है। 50% तो 1,50,000 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 1,60,000 जो है वो हेल्ड किया गया किसके द्वारा, बीसी के द्वारा और केएल के द्वारा। केएल किसका है, बीसी का जो सब्सिडरी है। ठीक है, एनालाइज विद द रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट वेदर पीकी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बीसी प्राइवेट लिमिटेड का जो है वो पीक्यू भी सब्सिडरी, देखिए बीसी जो है ना, बी वो केएल में अपना शेयर्स हेल्ड करता है, जबकि के जो है वो पीक्यू में अपना शेयर्स हेल्ड करता है। ये इसमें तो पूरा ये इसका सब्सिडरी है, के पूरा इसका सब्सिडरी है, लेकिन बी जो है वो इसमें कितना हेल्ड करता है, वो हेल्ड करता है 90,000, और जो के जो ऑलरेडी इसका सब्सिडरी है वो हेल्ड करता है 70,000। तो अब जरा आप खुद सोचिए कि जो के है वो तो सब्सिडरी है ही, तो इसका जो सब्सिडरी होगा वो भी बी का सब्सिडरी होगा। जैसे बी जो है वो इसको अगर वो हेल्ड कर रहा है, और ये अगर इसको हेल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो दोनों एक्चुअली में इसके द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। मतलब ये जो है वो होल्डिंग है, और दोनों ही ये जो होगा के और पी, मतलब केएल प्राइवेट लिमिटेड और पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, दोनों जो है वो सब्सिडरी है बी के। तो आगे पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 160 शेयर्स इन पीक्यू लिमिटेड। कह रहा है कि क्या होगा अगर ये पूरा शेयर जो है इसका पीक्यू का पूरा शेयर केएल होल्ड करता। कौन केएल, जो बीसी का ऑलरेडी सब्सिडरी था, तो वैसे भी ये इसका सब्सिडरी हो जाता, बीसी का डायरेक्टली सब्सिडरी हो जाता। कौन, पीक्यू। जैसे कि मैं ए हूं और बी जो है वो सब्सिडरी है, मतलब मुझसे छोटा है, और बी जो है वो ऑलरेडी सी का जो है, सी जो है वो बी से छोटा है, मतलब बी जो है सी को होल्ड करके रखा है। तो इनडायरेक्टली जो मैं हूं वो बी को भी हेल्ड किया हूं और सी को भी हेल्ड किया हूं। तो वही बात पूछ रहा है कि आपका आंसर क्या होगा अगर 1,60,000 शेयर जो है वो पीक्यू में वो हेल्ड करता। तो ठीक है, पीक्यू तो सी हो गया मान लीजिए सबसे नीचे, तो वो भी हमारा सब्सिडरी होगा। ठीक है, और इस केस में जिसमें के होल्ड कर रहा था उस केस में पहले 70,000 था, तो वो सब्सिडरी होने के लिए 50 प्लस होना ही चाहिए, 50 प्लस शेयर्स। ठीक है, मतलब 1,50,000 से ज्यादा शेयर होगा जिसके पास वही होगा। तो यहाँ पर तो 1,60,000 सीधे लिख दिया कि केएल का पीक्यू में अगर होता तो क्या होता, तो पीक्यू में अगर केएल का 50 होता और इनडायरेक्टली जो बीसी है उसका तो उसका केएल खुद जो है वो सब्सिडरी है, तो इनडायरेक्टली बीसी का सब्सिडरी केएल भी हो जाता, प्लस इसका सब्सिडरी जो पीक्यू भी सब्सिडरी हो जाता। लेकिन ऊपर वाला में ऐसा नहीं था केस, और ये खत्म हो गया। चलिए क्विक देखे हैं, एक क्विक समझ सकते हैं आपकी, बस एक अगर आपको समझना है तो बस समझने के लिए इसको आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लिखना कैसे, उसके लिए आपको अलग से वीडियो अपलोडेड है जिसमें आप बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो देखे होंगे कि लिखना कैसे। बात तो आप समझ गए ना पूरा कि लिखना क्या है, अब कैसे है वो चीज तो बहुत बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये चीज समझ कि क्या क्या इसमें लिखना है, कंक्लूजन क्या होगा, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू।